नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं श्रुति अरोड़ा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूं और इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का डिपार्टमेंट जो है उन्होंने एक न्यू इनिशिएटिव लाया है इंस्पायर्ड जेनजीज, जिसकी मैं एक वॉलंटियर पार्टिसिपेंट हूं। हमारी कोशिश रहती है कि आपको ऐसे लोगों से मिलवाया जाए जिन्होंने अपने सपनों को हासिल करने की कोशिश की है और आपको उनसे इंस्पिरेशन मिले। तो आज की इस इंटरव्यू सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है उधमपुर के पद्मश्री अवार्डी प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही जी, अ फेमस डोगरी राइटर एंड अ इंस्पिरेशन फॉर अस। आज हम आपको उनसे मिलवाने लाए हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कितना सारा स्ट्रगल और काम किया डोगरी लिटरेचर पर। सबसे पहले प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुरुआत करना चाहेंगे इस इंटरव्यू की उस सवाल के साथ जिसमें आपने उस अवार्ड को अपने हाथों में लिया था। ठीक। जब आप राष्ट्रपति भवन में थे और आपका नाम अनाउंस हुआ था पद्मश्री के लिए, उस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा था? वो जो वक्त था, वो जो लम्हा था, उसको आप किन शब्दों में पिरोना चाहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि पद्मश्री से पूर्व मैं 3 प्रधानमंत्रियों से पुरस्कार ले चुका था। चंद्रशेखर जी से, मनमोहन सिंह जी से और अटल बिहारी वाजपेयी से। तो मैं प्रधानमंत्रियों के आवास पर भी गया था। तो अब जब मैं जहाँ राष्ट्रपति भवन में पहुंचा तो मुझे इस बात की बहुत असीम प्रसन्नता हुई कि वहाँ जो लोग आए थे पद्मश्री पुरस्कार लेने में, उनमें से कई मेरे पूर्व परिचित थे। उनसे मिलकर के मुझे बड़ी असीम प्रसन्नता हुई। जैसे राजेंद्र मिश्र थे, हिमाचल प्रदेश के, राजस्थान के लोग थे। उनके साथ बैठ करके एक तो मुझे ये लगा कि मैं पुराने मित्रों से मिल रहा हूँ, और दूसरा ये था कि जब मैं राष्ट्रपति जी से पुरस्कार प्राप्त कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा, राष्ट्रपति जी ने कहा, निर्मोही जी, मैं आपकी रचनाओं से बहुत प्रभावित हूँ। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि राष्ट्रपति मुझे मेरे नाम से भी जानते हैं। मैंने उनको अपनी पुस्तकें भेजी थी और मुझे इस बात की प्रसन्नता थी कि राष्ट्रपति जी ने मेरी पुस्तकें पढ़ी हुई हैं। तो इसलिए मुझे बहुत असीम प्रसन्नता भी हो रही थी। तो ये इतनी बड़ी अकम्पलिशमेंट थी एक राइटर के तौर पे, जो हम कभी सपना देखते हैं शायद, वो आपका पूरा हुआ। जी जी। जब मैं आपकी वीडियो देख रही थी जी, राष्ट्रपति भवन में जब आप अवार्ड ले रहे थे, तो वहां पे लिखा हुआ था कि प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही, अ जम्मू बेस्ड वेटरन डोगरी राइटर हु डॉक्यूमेंटेड डोगरी फॉकलोर एंड पब्लिश्ड 30+ बुक्स। ठीक। एक गांव में रहते हुए ठीक। इतना सारा काम जी। और इतनी सारी मेहनत और ज्ञान, जी। ये सब जो फल है कितने सालों के संघर्ष का है, कितनी वर्षों की मेहनत का है, और आपकी इस जर्नी में आपने किसको अपने साथ हमेशा हिम्मत और प्रेरणा के दौर पे देखा? असल में ये था कि मेरा जन्म 1937 में पैंथर में हुआ। जी। मैं सिर्फ 7वीं तक ही पैंथर में पढ़ पाया। हमारा परिवार जो था वो पंजाब में चला गया था। तो मैट्रिक जो मैंने की थी वो फिरोजपुर से की थी। जब मैं फिरोजपुर में विद्यार्थी था तो मेरे पास एक बिजली पत्रिका निकलती थी, वहाँ लेखक आते थे और कवि आते थे। उनके मैं संसर्ग में आ गया था। इसलिए विद्यार्थी जीवन में ही मुझे लिखने की प्रेरणा जो थी मिल चुकी थी। दूसरा ये था कि मेरा जो गांव था पैंथल, वो कवियों की भूमि थी। जी हाँ, दिनोय पंत उन दिनों बहुत बड़े लेखक के तौर पर उभर आए थे। गीत गाते थे, उठ मजूरा जाग किसाना, तेरा बेला आया हो, हुक्म चंद जी थे, गौरी शंकर जी थे और एक नागर धनीराम नागर जी थे। उनके मैं गीत सुनता रहता था। उनके गीत सुनकर के मुझे भी प्रेरणा मिलती थी, मैं भी गीत लिखूं, गाऊं। स्कूल में जब बाल सभा होती थी शनिवार को, तो मैं भी अपने गीत गाता था, शराबियों पर गाता था। नहीं पी शराब शाला, नहीं पी शराब, तेरी जिंदगी हो खराब शाला, तेरी जिंदगी हो शराब। इस तरह से सामाजिक बुराइयों को लेकर के मैंने लिखना शुरू कर दिया था। कविताएं लिखते थे आप? कविताएं पहले मैंने आराम में कविताएं लिखी। उसके बाद ये हुआ कि मैंने 1954 में 54 में मैट्रिक की। उस समय मेरी उम्र जो थी वो केवल 16 वर्ष की थी। मैं सरकारी नौकरी में आ नहीं सकता था, लेकिन मजदूर के लिए 16 वर्ष की उम्र थी, मैं कंपनी में जा सकता था। इसलिए मैं हिंदुस्तान कंपनी में मजदूर बन गया पंजाब में। तो लेकिन उसमें ये हुआ कि मैंने 3 दिन नाटक से पुल बन रहा था, लेकिन मेरा जो साहब था वो मुझे स्टोर में ले आया।
तो मुझे मौका मिला, मैं प्रभाकर की किताबें खरीद करके लाया। जब मुझे ये पहली तनख्वाह मिली तो मैं लेखन के साथ जुड़ा रहा, पढ़ाई के साथ जुड़ा रहा। छपड़ में मैंने प्रभाकर की, तो मेरी उम्र 18 वर्ष की हो गई। तो मैं पहली पोस्टिंग जो है वो मेरी हाई स्कूल हीरानगर में हुई। हीरानगर में जब हुई, वहाँ का वातावरण जो था वो बहुत ही बौद्धिक था। ज्वाला प्रसाद वकील थे, बड़े अच्छे लेखक थे, कवि भी थे, मखलाल हेमा थे, बुद्धिजीवी थे। मुझे 18 वर्ष की उम्र में ही जिन लोगों का संगत मिली, साथ मिला, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें करते थे, बांडुंग कॉन्फ्रेंस की बातें करते थे, रूस में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, अमेरिका में। ये बातें जो थी, ये मैं छोटी उम्र में ही मैंने सुनना आरंभ की। वहां से मैं स्थानांतरित हुआ, चिनैनी आया। तो चिनैनी में मैंने पहला उपन्यास तवी की लहरें लिखा। फिर उसके बाद मैं रियासी में आ गया। रियासी में मेरी पहली कहानी जो थी ना, प्राचित, उसको द्वितीय पुरस्कार मिला था शिक्षा विभाग की ओर से। और तब मेरी उम्र केवल 21 वर्ष की थी। और उसके बाद जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तब मैंने नाटक लिखा था राष्ट्र जाग उठा। उसका मंचन 3 स्थानों पर हुआ, रियासी, कटरा और जम्मू में। और जितना पैसा आया वो मैंने राष्ट्रीय कोष में जमा करवा दिया। इस तरह से मुझे ये लगता था कि मेरा काम है देश की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, और जो मेरे शिष्य हैं, विद्यार्थी हैं, उनका मार्गदर्शन करना। तो उसके बाद मैं रियासी से टिकरी आया। तो जब मैं टिकरी में आया, मैं मैट्रिकुलेट ही था, 10वीं पास था। मैं रोज आता था। उन दिनों सड़क नहीं थी, पैदल ही आता था, पैदल ही जाता था। तब वहाँ मुझे पढ़ने की प्रेरणा मिली कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैंने 1963 से लेकर के 1970 तक ये जो अवधि थी, तो इसका मैंने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया। मैंने MA BEd जो थी ना वो कर ली। जब टिकरी में रहते हुए मैं प्राइवेट स्टूडेंट था, पढ़ाता भी था, पढ़ता भी था। और बच्चों को मैं मौलिक ढंग से पढ़ाता था, नए शिक्षा पद्धति के तरीके ढूंढता था ताकि इनका कोई मार्गदर्शन हो जाए। तो इससे जो था कि मेरा शिक्षा विभाग जो था वो मुझ पर बहुत प्रसन्न था, जो मैं नए प्रयोग कर रहा था। तो आप जो टीचिंग थी वो भी पूरे पैशन के साथ पढ़ाते? जी, पैशन के साथ है। और ये देखता था कि बच्चों का बौद्धिक स्तर कितना है, मैं उसी स्तर पर चलूं जिस स्तर पर बच्चे हैं। तो मुझे स्तर पे वो समझ पाए। 1972 में मुझे ये स्टेट अवार्ड मिल गया। उस समय मेरी आयु 30 साल से कम थी। अच्छा। और इससे मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला। अब ये था कि जब मैं चिराई में था तो वहां पर भी मैं नाटक इत्यादि करता रहता था। तो एक पोस्टें निकली इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग में, कॉलेज के प्रोफेसर। मैंने उसके लिए अप्लाई किया। तो 76 में 76 में मैं डिग्री कॉलेज कठुआ में पहुंच गया। डिग्री कॉलेज कठुआ ने मुझे विशेष प्रशिक्षण लेने के लिए ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पहुंचा। जब मैं चंडीगढ़ में पहुंचा, वहां मुझे हिमाचल के मित्र मिले, उत्तराखंड के मित्र मिले, हरियाणा के मित्र मिले। उन्होंने अपने अपने प्रदेश की संस्कृति पर बातें शुरू की। और जब मैं वापस आया तो वापस आने के बाद मुझे पुस्तकें आना शुरू हो गई। हिमाचल के जितने भी लेखक थे, जितनी भी उनकी किताबें थी, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए किताबें भेजी। अधिकांश पुस्तकें जो थी वो लोक साहित्य पर थी। तो मैंने यहाँ आकर के सबसे पहले लोक साहित्य पर काम शुरू कर दिया। पहली पुस्तक लिखी डुग्गर की लोग आते हैं, उस पर मुझे बेस्ट बुक पुरस्कार मिल गया। दूसरी किताब लिखी डुग्गर का लोक साहित्य, उस पर भी मुझे बेस्ट बुक अवार्ड मिल गया। तीसरी किताब जब मैंने लिखी डुग्गर की संस्कृति, तो मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। चंद्रशेखर जी ने मुझे पुरस्कृत किया। फिर मैंने ये देखा कि मैंने चक्कर लगाया पुंछ से लेकर के धार चूल्हा तक, यानी कि मैं घूमता ही रहा। आपने जम्मू पूरी तरह नाप लिया? जी, जम्मू नापने के 3 कारण थे। एक तो ये था कि मेरी ड्यूटी लगी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। वहां क्या था कि जितने भी जम्मू प्रांत के शिक्षक थे वो वहां प्रशिक्षण लेने आते थे। तो इससे ये हुआ कि जम्मू प्रांत के सभी शिक्षकों से 5 वर्ष जो मैं रहा, उनके साथ मेरा परिचय हो गया। मैं उनसे पूछता था कि आपकी तहसील में कौन से किले हैं, कौन से मंदिर हैं, जियारतगाहें कितनी हैं, लोग कौन से हैं, दरिया कितने बहते हैं। तो वहां 5 वर्ष में मैंने ये पूरा का पूरा अनुभव कर लिया। और वहीं रहते हुए मुझे बहुत से मौके मिले। एक तो मौका ये मिला कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रहा
अच्छा। वहां पर जाकर के मैंने 1 महीना प्रशिक्षण के लिए लिया। वहां पर ये मुझे बड़े बड़े प्रकांड विद्वान मिले, कृष्णदेव उपाध्याय मिले जिनका भारतीय लोक साहित्य संस्थान था। इस तरह उनके भाई बलदेव जी मिले, वो भी पद्म विभूषण थे। और बहुत से वहां के जो साथी थे, एक जितेंद्र मिश्र थे, उन्होंने मुझे बनारस की गली गली दिखाई। फिर मैं भारतीय दार्शन विश्वविद्यालय त्रिचनापल्ली चला गया। त्रिचनापल्ली में जाकर के मैंने पूरा का पूरा दक्षिण भारत जो था ना वो मैंने देख लिया। हिमाचल में गया तो हिमाचल विश्वविद्यालय ने बुलाया तो मैंने हिमाचल के कई चक्कर लगाए, उसको मैंने हिमाचल को देख लिया। मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में गया तो मैं चलता ही गया। और बड़ी मजेदार बात ये थी कि वहां जो मुझे लोग मिलते थे वो जम्मू के होते थे। मान लो कि जब मैं उत्तराखंड में था तो वहां एक काली नदी बहती है। अच्छा। काली नदी को पार करो तो नेपाल आ जाता है। पुल था, जब मैं पुल क्रॉस करने लगा तो वहां पर जो सिपाही थे जी, मैं उनको पहचान गया। मैंने कहा आप कहाँ के हो? वो कहने लगे कि हम जम्मू कश्मीर के हैं। मैंने कहा जी बताओ मूल रूप से कहाँ के हो? है रामबन के हैं। तो मैंने कहा रामबन में भी आपका? उन्होंने जब मुझे बताया तो जी लगने लगा कि हम एक ही हैं। उन्होंने मुझे रोक लिया और उन्होंने अपनी गाड़ी पर भारत तिब्बत सीमा जितनी भी थी ना मुझे घुमाई और मैं ऊम पर्वत तक पहुंच गया है। और ऊम पर्वत को जब मैंने प्रत्यक्ष देखा और मैं वो प्राकृतिक ऊम था, आधा बर्फ से ढका हुआ था, आधा दूसरा था। तो उन लोगों ने मुझे अपना साहित्य दिया और साहित्य लेकर मैं कुमाऊं दर्शन, गढ़वाल दर्शन, उत्तराखंड की जनजाति, बहुत सी किताबों के बंडल पर बंडल उठा करके वहां से लेता आया। तो इससे ये हुआ कि मैंने पूरा जम्मू देखा, पूरा डुग्गर देखा, मैंने पूरा कश्मीर देखा, मैंने पूरा लद्दाख देखा, मैं लद्दाख के रास्ते मनाली गया। तो पूरा उत्तर भारत आपने देखा? उत्तर भारत के बाद फिर ये था दक्षिण भारत भी देख लिया। फिर मुझे कभी मगध विश्वविद्यालय बुलाता था तो वहां चला जाता तो मैंने काम बुद्ध मत पर करना शुरू कर दिया। और इस तरह से अगर मैं वहां राजस्थान विश्वविद्यालय में गया तो उन्होंने मुझे किताबें राजस्थान के दुर्ग दी तो मैंने डुग्गर के दुर्ग पुस्तक लिख दी। राजस्थान की उन्होंने वीर नारियों का किताबें भेज की तो मैंने डुग्गर की ऐतिहासिक नारियां पुस्तकें लिख दी। इसी तरह से क्या होता गया कि जहां जहां पर भी मैं जाता गया, अगर हिमाचल वालों ने मुझे सरों पर कुल्लू के सर किताब दी तो मैंने यहाँ के सर ढूंढे और डुग्गर में कितने सर हैं तो मुझे लगने लगा कि 85 सर हैं। मैंने पूरे के पूरे सर जो थे झीलें ढूंढी, फिर मैंने तालाब ढूंढे, फिर मैंने बावड़ियां ढूंढी, फिर मैंने नदियों के सोर्सेज ढूंढे। इस तरह से क्या होता था, जब भी मैं किसी भी विश्वविद्यालय में जाता था वहां जो सेमिनार होता था उस सेमिनार से मैं कुछ न कुछ सीख करके आता था। अगर मगध में ये वहां पर बुद्ध मत सीखा तो जहां पर पुस्तक लिख दी डुग्गर में बुद्ध मत। तो इसी तरह से क्या होता था, अगर पटियाला में गया वहां पर सूफियों पर हुआ तो जहां पर आकर के मैंने पुस्तक लिख दी डुग्गर के दरवेश। तो इस तरह से अगर मैं अजंता अरोरा में गया वो गुफाएं दिखी तो मैंने डुग्गर में गुफाएं ढूंढी और मैंने पुस्तक लिख दी डुग्गर के गुफा मंदिर। फिर मैंने ये देखा कि जहाँ पटियाला में जो पंजाबी विश्वविद्यालय में उसमें ऐतिहासिक ये होते थे, सेमिनार होते थे, परिचर्चाएं होती थी। मैंने डुग्गर का इतिहास लिख दिया, डुग्गर की दंत कथाएं लिख दी। फिर मैंने ये देखा कि जितना भी पूरा क्षेत्र है वो लोग क्या कर रहे हैं, आंचलिक संस्कृति पर काम कर रहे हैं। मैं पाउडर गया, मैंने पाउडर लोक संस्कृति पर पुस्तक लिख दी। वो अटल बिहारी वाजपेयी से मैंने पुरस्कार भी लिया उसके लिए। अच्छा। और मैं प्रोत्साहित भी हुआ। इससे क्या हुआ कि मुझे प्रोत्साहन मिलते गए। हाँ, मैंने किश्तवाड़ पर पुस्तक लिखी, उस पर भी मुझे बेस्ट अवार्ड मिल गया। मैंने पंचारी लोक और संस्कृति पर पुस्तक लिखी, पंचारी को ढूंढा। इस तरह से मेरा प्रयास, मैंने डुग्गर की भाषाओं पर किताब लिखी, डुग्गर का भाषाई परिचय। तो मैंने 34 जहाँ की जो उपबोलियां थी उनका मैंने पेपर, पहले मैंने सेमिनार अटेंड किए भाषा विज्ञान पर, जम्मू विश्वविद्यालय में पहले सेमिनार हुआ, जो सीखा उसी को मैंने अपने पुस्तकों में उतारने का प्रयास किया। आज मुझे लगता है कि क्योंकि पूरी दुनिया में डोगरी को पहुंचाने की जरूरत है तो आज अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद होना चाहिए। पहली बात यह जाती है कि अब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तभी मिलेगी जब हम किसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा को अपनाएंगे। अंग्रेजी को नहीं अपनाएंगे तो अंग्रेजी में भी हो, रशियन में भी हो, जर्मनी में भी हो, जापानी में भी हो, सभी भाषाओं में डोगरी की जो श्रेष्ठ पुस्तकें उनके अनुवाद होने चाहिए ताकि उन्हें हमारे बारे में जानकारी मिले। प्रोफेसर साहब, आज के वक्त में जो हमारी पीढ़ी है, जो
युवा हैं Yeah. वो अभी कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर डोगरी को उभारने की। Yeah. सोशल मीडिया पे बहुत सारे पेजेस बनाते हैं, ठीक। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पे आए दिन कुछ ना कुछ वीडियोस और कुछ ऐसे लोग हैं जो डोगरी में जाके कोशिश करते हैं लोगों के साथ बात करने की, पुरानी बातों को आगे लाने की। Yeah. और किन तरीकों से हम डोगरी भाषा को वापस से रिवाइव कर सकते हैं, हम जो युवा है वो किस तरह इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ऐसा है कि दो तरह के लोग हैं जी। एक तो वो जो है वो प्रचार चाहते हैं अपना, वो दिखाना चाहते हैं कि हमें डोगरी से प्यार है, जी हमें अपनी मातृभाषा से प्यार है, जी वो एक प्रदर्शन है। जी। एक जो है जो आत्मा के साथ डोगरी के साथ जुड़े हुए हैं, जो साधक हैं। एक होता है साधक, साधक जो है ना वो साधना करता है, जो साधक जो है ना वो आम आदमी तक पहुंच जाता है, आम आदमी उसको देखता भी है और उसका श्रेय भी लेता है। दूसरे जो प्रयास कर रहे हैं वो भी प्रयास जुटते हैं, हमें उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, कम से कम किसी बहाने ही सही। वो डोगरी का नाम तो ले रहे हैं, डोगरी भाषा का प्रचार तो कर रहे हैं, डोगरी संस्कृति को जीवित रखने के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बड़ा अच्छा प्रयास है, मैं तो उनकी सराहना करूंगा। तो मतलब आप भी कहते हैं कि प्रोत्साहन से हाँ, कई सीढ़ियां ऊपर जा सकते हैं। जाती यानी मान लो कि एक बच्चे को डोगरी आती है, हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। और डोगरी सीखने का ये अर्थ नहीं है आप हिंदी नहीं सीखो या आप अंग्रेजी नहीं सीखो। हमें जरूरत पड़ेगी तो हमने रशियन भी सीखनी है, जरूरत पड़ेगी हमें जर्मनी भी सीखनी है, जरूरत पड़ेगी तो हमें फ्रेंच भी सीखनी है। तो जरूरत के अनुसार है। अब जितनी विज्ञान की पुस्तकें आ रही हैं वो विदेशी भाषा में आ रही हैं, तो अगर हमें वो भाषा ही नहीं आएगी तो हम प्रतियोगिता में बहुत पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सचेत रहें। जो भी ज्ञान जहाँ से मिल रहा है, चाहे अंग्रेजी में मिल रहा है, चाहे फ्रेंच में मिल रहा है, रशियन में मिल रहा है, उसको हम ग्रहण करें। जी। और जैसे आपने कहा कि आज जो भी बच्चे कोशिश कर रहे हैं डोगरी को वापस से उभारने की, तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपनी लोक कथाएं लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज में काम करने की, कुछ हिंदी लिखने की कोशिश करते हैं, राइटर्स हैं बहुत छोटी उम्र में, जैसे आपने भी शुरुआत की थी। कुछ उनको आप टिप्स देना चाहेंगे, कुछ ऐसी बातें जो आपको बहुत लेट पता चली हो और आप चाहें कि उनको अभी से ही पता हो ताकि वो अपनी सफलता की सीढ़ी अच्छे से चढ़ पाए? मुझे ये लगता है कि अगर उनमें समर्पण भाव होगा, जो उन्होंने लक्ष्य निश्चित किया है, निर्धारित किया अपने लिए कि मैं डोगरी में बात करूंगा, डोगरी में आपने संवाद करूंगा, डोगरी से जो हमारी संस्कृति है उसी को मैं अपना जीवन में ढालूंगा, तो ये बहुत ही उत्तम बात होगी। लेकिन कुछ देखने में ये आया है कि प्रचार तो हम डोगरी का करते हैं, तो जीवन शैली हम पाश्चात्य अपनाते हैं, तो उसमें ये लगता है कि एक कृत्रिमता जैसी लगती है, हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने संस्कृति का प्रचार कर रहे हो तो उस जीवन शैली को, मैं तो ये जहाँ तक चाहता हूँ कि जो हमारे संस्कार संबंधी जो कार्ड शब्द हैं वो डोगरी भाषा में होने चाहिए। लेकिन ऐसे कार्ड मेरे पास आते नहीं हैं। कार्ड जितने भी आते हैं वो अंग्रेजी में आते हैं। दुख भी होता है कि हमारे पास अपनी भाषा है, हम अपनी भाषा छोड़ करके अभी भी जो हमारे संस्कारों के साथ जुड़े हुए पर्व हैं, जो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए पर्व हैं, उसके लिए हमें अंग्रेजी की जरूरत नहीं है। तो फिर हम क्यों अंग्रेजी को अपना रहे हैं? इस बात पर कहीं ना कहीं जो हमारे इनविटेशन कार्ड होते हैं उनको हम डोगरी में भी लिख सकते हैं। डोगरी में होना चाहिए। इससे और डोगरी को प्रोत्साहन मिलेगा। आपकी जिंदगी में कोई ऐसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहे हो जो आप आज के युवा राइटर्स, यंग राइटर्स के साथ साझा करना चाहते हैं? जी, ऐसा है कि मेरे संपर्क में बहुत से युवा लेखक हैं। एक तो यह है कि जहाँ जहाँ पर मेरी नौकरी रही जी, वहाँ जो मैं काम अधूरे छोड़ आया था जी, मेरे विद्यार्थियों ने वो काम पूरे किए। अगर मैं कठुआ में था तो कठुआ कॉलेज में मेरा एक विद्यार्थी था ओमकार पादा जी, तो मैंने उसको संस्कृति की ओर लगाया, तो 8-9 किताबें उसकी संस्कृति पर आई हैं। अच्छा। मेरे मित्र थे केवल कृष्ण शर्मा किश्तवाड़ में, अच्छा। तो उन्होंने किश्तवाड़ी संस्कृति पर बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। मेरे मित्र शिव दोहड़िया हैं, तो उन्होंने भी 8-10 किताबें जो है ना बसोली बुलावर पर लिखी हैं। इस तरह से मैं देख रहा हूँ ये मेरे मित्र थे, साथी थे, जो मेरे संपर्क में आए, केवल कृष्ण शाकिर हैं, उनकी 8-9 किताबें जो है ना संस्कृति पर छपी हैं। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं, केडी मैनी हैं, उनका भी बहुत बड़ा काम है,
वो भी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। असरीर साहब हैं, उन्होंने डोडा पर बहुत बड़ा काम किया है। इस तरह से आंचलिक जो हमारी संस्कृति है ना, उसको प्रकाश में लाने के लिए बहुत से विद्वान काम कर रहे हैं। आपके साथ बहुत अच्छा लगा मिलके प्रोफेसर साहब। आखिर में कोई अगर आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? जी, मैं ये कहूंगा कि वो जो भी काम करें जी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें जी, वो कल्पना की ओर ध्यान न दें जी, और दृढ़ता के साथ करें, मजबूती के साथ करें, अपने अंदर एक ऊर्जा पैदा करें। मैंने ये करना है। जब उनके अंदर ये ऊर्जा आएगी तो काम सरल हो जाएगा, उसमें कठिनाई नहीं आएगी। ये होना चाहिए कि आत्मबल होना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये पहाड़ चढ़ सकता हूँ। ये नहीं है पहाड़ देख करके हम डर जाएं, चढ़ते जाएं। जैसे मैं मजदूर था, प्राइमरी स्कूल बना, टीचर बना, मिडिल का बना, हाई का बना, हायर सेकेंडरी का बना, कॉलेज का बना, यूनिवर्सिटी का बना, यूनियन पब्लिशर्स कमीशन में चला गया, पहाड़ चढ़ता गया। अगर चलेंगे ही नहीं तो वहाँ शिखर पर कैसे? शिखर पर तो वो ही पहुंचेगा जो चलेगा। बहुत बड़ी बात कही आपने और आप आखिर में चोटी पर पहुंच भी गए। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके प्रोफेसर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद आपका, आपने इतना कष्ट किया, आप जम्मू से आए, इतनी गर्मी में आए और इतनी धूप में आए, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पद्मश्री अवार्डी प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही जी। आज हम उनसे मिले, हमने बहुत कुछ जाना और मुझे उम्मीद है कि आपको भी वो इंस्पिरेशन का डोज मिला है जो आपको आपके सपनों की तरफ जरूर लेके जाएगा। इसी तरह हम और भी पर्सनालिटीज को जल्दी ही आपसे मिलवाएंगे। तब तक आपको देखते रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है हमारी सीरीज इंस्पायर जेनजीज के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।